न्यूज 18 पल पल की अपडेट आप तक यहां पर पहुंचा रहा है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देखिए, महायुद्ध की स्थिति जो है लगातार गंभीर होती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर स्ट्रेट और हॉर्मुज को लेकर जो है चिंताएं और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिवानी, तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो अगले कुछ ही घंटों में हॉर्मुज में ब्लॉकेड यानी कि अमेरिकी नाकेबंदी यहां पर लगाएंगे, जहाजों की आवाजाही रोकेंगे। जो हॉर्मुज स्ट्रेट हॉर्मुज से निकलेगा और उसे अमेरिकी बेड़ा समंदर में यहां पर रोक सकता है। इसका सीधा असर ईरान से तेल कारोबार पर यहां पर पड़ने वाला है और ईरान इस ब्लॉकेड को लेकर यह कह चुका है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो यह युद्ध विराम का उल्लंघन होगा। और इन सबके बीच अब सबकी नजरें हॉर्मुज पर आकर टिक गई है। भारतीय समय के मुताबिक हॉर्मुज में आज शाम 7:30 बजे से ट्रंप का ब्लॉकेड शुरू होने वाला है। तो देखिए, लगातार सबकी निगाहें पड़ी क्योंकि पूरा विश्व इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। और देखिए, इसी संकट में पूरी दुनिया फिलहाल उलझी हुई है क्योंकि अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ जंग को जारी रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तीनों देश हॉर्मुज को लेकर कई प्लानिंग भी कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें प्लानिंग क्या है। अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा कर अपने कंट्रोल में इसको लेना चाहता है क्योंकि ट्रंप ने नाकेबंदी का ऐलान वहां पर कर दिया है। और सीधे तौर पर ईरान हॉर्मुज में टोल बूथ बनाकर यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना चाहता है। हालांकि देखिए, इजरायल की रणनीति थोड़ी सी डिफरेंट यहां पर है और वो विकल्प के बारे में भी यहां सोच रहा है। यही वजह है कि इजरायल पाइपलाइन डेवलप करने की सोच रहा है, जो तुरंत होना तो बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर नाकेबंदी या घेरेबंदी की तलाशी जो है ईरान की तरफ से भी की जा रही है और अमेरिका भी तैयार है। लेकिन बड़ी खबर, इस बीच इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। यूएस फोर्स का एक बहुत बड़ा बेड़ा जो है वो पश्चिम एशिया के लिए रवाना हो चुका है। तो C-17, C-130J, KC-35R वॉर प्लेन रवाना कर दिए गए हैं और यूरोप के ऊपर से गुजरते यूएस फोर्स के प्लेन देखे भी गए। ईरानी मीडिया ने जारी किया है ट्रैफिक मैप भी उनकी ओर से और उन्होंने साफ कहा कि अगर आपने हमारे ऊपर उड़ान भरी तो आपको तुरंत वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि नो फ्लाइंग जोन यहां पर घोषित कर दिया है ईरान ने अपने ठीक ऊपर, क्योंकि वहां पर कई सारे अमेरिकी प्लेन्स भी देखे गए हैं जो कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, अमेरिका, इजरायल और ईरान ये तीनों लड़ रहे हैं और हॉर्मुज पर उनकी तरफ से प्लान भी तैयार कर लिया गया है। लेकिन ये भी सच है कि इन तीनों देशों की लड़ाई ने दुनिया के नाक में दम कर दिया है। अब देखिए, हॉर्मुज बंद होने से कई सारे देश इससे प्रभावित हैं क्योंकि हॉर्मुज से एशिया, यूरोप समेत कई बाजारों तक ट्रांसपोर्ट होता है। बंद होने से भारत और चीन जैसे कई सारे बड़े देश प्रभावित होंगे। जापान, दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों में ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई से तेल सप्लाई लगभग ठप हो गई है। कतर से आने वाली 20% एलएनजी की सप्लाई लगभग ठप है। तो देखिए, सारे देश लगभग इससे प्रभावित होते हुए यहां पर दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि सॉल्यूशन निकालना था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। ना वो अमेरिका निकाल पाया अब तक, ना ही वो ईरान अब तक निकाल पाया है। और लगातार हमारे साथ सारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। शरद कोहली जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डीके शर्मा जी हमारे साथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। डीके सर, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, ठीक है, अमेरिका ने तो अपनी रणनीति यहाँ पर साफ कर दी कि हम तो घेरेबंदी करेंगे, लेकिन ईरान कितनी मजबूती से उसके आगे खड़ा है क्योंकि एरिया तो उसी का है, ज्योग्राफी उसी को सपोर्ट कर रही है। देखिए, ईरान जो है, it's taking the brunt of the war for the last 40 days. पिछले 40 दिन से तो उनको मार पड़ी रही है। उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है। फर्स्ट रंग ऑफ लीडरशिप गॉन, सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप गॉन, सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब उनके पास रह ही क्या गया है? और जो भी उनके पास है, मेरे हिसाब से अब वो दाग देंगे इसके अंदर। और अभी ये नहीं मालूम है कि पीछे किसका सपोर्ट है, कि कहाँ से इतना एम्युनिशन, आर्म्स और इतना दबाव आ रहा है कि दे आर स्टिल होल्डिंग स्ट्रांग। ये चीजें जो हैं ये बाद में पता लगेंगी जब इसके एनालिसिस होंगे। बट अभी जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि दे विल डू द ब्लॉकेड, इतना आसान नहीं है ये। और अब ये देखना है कि शाम को 7:30 के बाद एज सच 10 से 12 शिप ही क्रॉस कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और वो भी एक सेफ पैसेज दिया जा रहा था कर्टसी ईरान। अब उसको रोकेंगे तो एनर्जी नीड्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ ये अब कैसे पूर्ति होगी, और ये जो सारी चीजें हैं और इसका दबाव आएगा कि नहीं आएगा, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किस तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आप देख रहे हैं? वो 1973-75 में जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आई थी और हमने देखा था किस तरीके से ऊर्जा संकट जो है अमेरिका को भी झेलना पड़ा था, क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? ओके, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं आपको ये बताता हूं, आपको और हमारे सारे दर्शकों को, कि इंडिया की एनर्जी नीड्स इस वक्त अगर हमारे को 100 यूनिट्स चाहिए तो 52 यूनिट्स मिडिल ईस्ट से आता है। और मिडिल ईस्ट से आता है, इसका मतलब ये है एग्जैक्टली
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होके आता है पर्शियन गल्फ से। अब अगर आप इस 52% को रोक देंगे, यस वी हैव आवर ओन स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, हमारे पास है कुछ, बट वो कब तक चलेगा? आप देखिए 28 फरवरी से वॉर ऑन है, पूरा मार्च निकल गया, नाउ वी आर इन अप्रैल। कब तक हम अपने अपने रिजर्व्स के अंदर डिग इन करते जाएंगे? हमें भी तो अपने रिजर्व्स किसी चीज के लिए चाहिए, और हम सोच रहे थे कि अब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। दे हैव कम ऑन द डिस्कशन टेबल, सीज फायर हुआ है, बट विद इन 21 आवर्स सीज फायर उड़ गया। अब वी आर बैक टू स्क्वायर। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसका हल कहां से निकलेगा। और कमिंग बैक टू इंडियाज नीड, अब मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, चाइना की बात ही नहीं कर रहा, और मैं द ईस्ट एशिया की तो बात ही नहीं कर रहे हम। जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल अदर कंट्रीज, ऑल ऑफ अस आर डिपेंडेंट। तभी तो यहां पर 3-4 हजार शिप रोज क्रॉस करते थे। आज वो सब बंद है और इसका इफेक्ट आएगा। There will be a pressure. यहाँ पर इफेक्ट तो हो रहा है पूरा, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर रोबिंदर सचदेवा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है हॉर्मुज को लेकर ही। देखिए, हॉर्मुज पर ट्रंप की संभावित नाकेबंदी को लेकर ईरान ने यूएस को सीधी धमकी दी है। ईरान का यह कहना है कि हॉर्मुज पर यूएस आर्मी का सामना करने को तैयार है, शक्तिशाली हथियारों से दुश्मन को जवाब देंगे, अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए हथियार भी हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, धमकी से पहले भी बहुत बार ईरान की ओर से दी जा चुकी है, जिस ताकत का बार बार जिक्र यहाँ पर हो रहा था। ईरान बार बार कह रहा है अभी तो हमने आपको अपने हथियार दिखाए ही नहीं, जो कूड़ा हमने वो अभी बाहर निकाला है। तो आप सोचिए क्या हालात यहां पर बन सकते हैं। रोविंदर सचदेवा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रोविंदर सचदेवा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे युद्ध को? ईरान आपको किस पॉइंट पर जाता हुआ दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि बहुत खतरनाक घेरेबंदी? ईरान ने एक तरीके से इन्विटेशन दिया है अमेरिका को, आओ हमारे पास, क्योंकि अमेरिका खींचा चला आया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक वो पहुंच चुका है। थैंक यू, प्लेजर आपके साथ। देखिए, इस वॉर में ओवरऑल जो मुझे दिखता है, एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है। जब वॉर शुरू हुई और अब तक, अब एक सुपर वेपन, एक ब्रह्मास्त्र, मोर देन अ न्यूक्लियर वेपन पैदा हो गया है, जन्म लिया है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, पहले भी ये माना जाता था, सोचा जाता था कि ईरान शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर लेगा, कई बार बातें होती थी, पर होता था नहीं करेगा। भाई दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है, और फिर अगर करेगा भी तो अमेरिकन फोर्सेस उसे खुलवा लेंगी। परंतु ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो वेपन है, ये इस्तेमाल हो गया है, ये बैटल टेस्टेड है। अमेरिकन फोर्सेस ने इतनी भयंकर बमबारी जो करी इतने दिनों में, इजराइल ने वगैरह में एयरक्राफ्ट कैरियर्स आए, इसको उस फेज में अभी तक तो उखाड़ नहीं पाए हैं, राइट? तो ये सुपर वेपन है, बैटल टेस्टेड है, और इसका तोड़ नहीं है फिलहाल कोई दिखता। सर, किसके पास तोड़ है? अमेरिका के पास तोड़ है? अमेरिका तो कह रहा है कि हम तो कर लेंगे आज 7:30 बजे। हाँ, तो ठीक है, नहीं अब उस तोड़ पे आए थे। अभी जो अमेरिका ने कहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि अव्वल ईरान से कोई भी शिप अगर तेल लेके निकलेगी उसको हम रोक लेंगे जब वो स्ट्रेट को क्रॉस करके आएगी, और उस शिप की जो ओनिंग कंपनी होगी, जो एंटिटी होगी, उसमें सैंक्शंस लग जाएंगी, क्योंकि ईरान इज अंडर सैंक्शंस 2018 से। तभी भारत भी तो तेल नहीं खरीदता ईरान से। जो भी कंपनी ईरान से तेल खरीदती है, खरीदेगी, उसके फाइनेंशियल एसेट्स जितने हैं अमेरिका में सीज हो जाएंगे, उसको डॉलर ट्रांजैक्शंस उसकी ब्लॉक कर दी जाएंगी, जो स्विफ्ट नेटवर्क है, उसके ऑफिशियल्स को वीजा वगैरह अमेरिका को नहीं मिलेगा। ये सैंक्शंस है जी। तो एक हुआ, कोई भी शिप अगर इनको दिखी जो निकल के आई है हॉर्मुज से, मानो 100 किलोमीटर दूर इनके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह खड़े होंगे, सैटेलाइट से ट्रैक करेंगे ये शिप ईरान से आ रही है, ईरान 1 खर्ग टर्मिनल या जो भी, ओके, वो फिर भी समझ आता है। और मेनली उसमें चाइना। दूसरी जो बिगर प्रॉब्लम है इसमें, ट्रंप ये कह रहे हैं कि कोई और भी शिप जो टॉल दे के निकल रहा है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि कतर से, कुवैत से, इराक से कोई भी शिप गैस, ऑयल, फर्टिलाइजर कुछ भी लेके अगर निकल रही है, और उसने यहां टॉल दिया ईरान को। अब टॉल का जो मामला है वो भी कंफर्म नहीं है, कुछ शिप्स ने दिए हैं टॉल, माना जा रहा है, पर जिसने टॉल दिया उसको भी हम रोक के उसको भी सैंक्शन। प्रॉब्लम उसमें कि इनको पता कैसे चलेगा किस शिप ने टॉल दिया या नहीं दिया। एग्जैक्टली। और टॉल वो युआन में दे रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी में दे रहे हैं, ठीक है? तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस है, बट इनके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, डेफिनेटली यस, ग्लोबल काफी कुछ है। तो उस केस में ये हो जाएगा कि जैसे इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कतर की सारी कैपेसिटी लॉन्ग टर्म बर्बाद होगी पर पानी पर। एलपीजी थी, चलो अभी जैसे 10-15 शिप्स अभी आ रही हैं टोटल, नॉर्मल डे में 100-150 शिप्स निकलती थी वहां से, इस समय 15-20 निकल रही है बस। चलो उनमें से कोई 1-2 शिप हमारे लिए क्रू, एक सेकंड लेट मी जस्ट कंप्लीट, ऑयल लेके आ जाती
टॉल देके आ जाती, चलो 60 रुपए नहीं तो 61 रुपए में हमारे यहाँ था, अब वो भी नहीं आ सकता। प्रॉब्लम ये है ना बिल्कुल माननीय, ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है और इसी को रोकने के लिए देखिए अमेरिका की तरफ से पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप, इजराइल जो है लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है। एक बड़ी खबर सर मैं ले लेती हूं, उसके बाद मैं आती हूं शरद सर आपके पास। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई मिसाइलें दाग दी। देखिए इजराइल पर एक दिन में 43 से ज्यादा हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह का इजराइल में तबाही मचाने का यह दावा किया जा रहा है। तो देखिए एक तरफ इजराइल की तरफ से लगातार जो है लेबनान पर, दक्षिणी लेबनान, साउथ लेबनान पर अटैक किया जा रहा है, खासतौर पर हिजबुल्लाह को अटैक किया जा रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को अटैक किया जा रहा है। तो वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पर जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है ईरान के, उनकी तरफ से इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं। 43 से ज्यादा हमले किए गए हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल में भारी तबाही जो है उनकी तरफ से मचाई गई है। इन सब के बीच आप देखिए एक तरफ ये युद्ध भड़कता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही देश ईरान और अमेरिका टॉक्स के टेबल पर जरूर आए थे, वो विफल रही है। अब अमेरिका की तरफ से नया बयान सामने आया है। शरद सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी इस वक्त वैश्विक तौर पर आप इस समस्या को, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो ईरान के तेवर है, अमेरिका के तेवर है, मिडिल ईस्ट, ईयू, नेटो के जो आपको अभी संकेत नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहा है वैश्विक स्तर पर? कितना असर आगे होगा? क्या मंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो 73-75 वाली? कुछ हद तक तो मोनिका मंदी अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर आ चुकी है, क्योंकि महंगाई की यूरोप के बहुत सारे देश, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इनकी जो विकास की दर है बहुत ही कम है, पहले ही कम थी युद्ध से पहले। अमेरिका के खुद भी गिरे हुए आंकड़े आए हैं, तो ऑलरेडी हम मंदी तो दस्तक दे चुकी है। अब सवाल यह है कि हम भारत की बात करें तो भारत का ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितने देशों से वहां से माल आता था ये आपको देखना होगा। यूएई से आता था सबसे ज्यादा, 80-90 बिलियन डॉलर का माल की आवाजाही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत होती है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया 2 नंबर पर है, उसके अलावा ईरान है, कतर है, कुवैत है, ओमान है। कुल मिला के मोनिका अगर मैं भारतीय रुपयों में बात करूं तो करीब करीब 18-19 लाख करोड़ का बायलेटरल ट्रेड यानी कि द्विपक्षीय व्यापार इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होता है। आप सोचिए कि यह व्यापार खाली क्रूड और गैस का नहीं है, क्रूड और गैस की समस्या तो बनी हुई है, उसको बारे तो हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। अन्य सामान जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, बहुत सारा और दूसरा सामान जिसमें फर्टिलाइजर्स हैं, जिसमें पेंट्स हैं, जिसमें केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, भारत से निर्यात भी होता है, वो भी सब रुका पड़ा है। मतलब और पूरी सप्लाई चेन पर इसका असर होगा, पूरी सप्लाई चेन। और इसकी वजह से हमें धीरे धीरे, मैंने पहले भी ये बताया कि महंगाई के आंकड़े आज आएंगे मार्च के, आज शाम तक घोषणा होने की उम्मीद है। ये आंकड़े मुझे उठे हुए दिखाई दे रहे हैं और अप्रैल के जो आएंगे अगले महीने वो और ज्यादा होंगे। तो ये युद्ध जैसे जैसे, और अब ये जल युद्ध में कन्वर्ट होता दिख रहा है, यानी कि अब ये युद्ध सीधा आर्थिक होता दिख रहा है। अभी तक आपने देखा था कि जान माल का नुकसान हो रहा था, अब ये आर्थिक युद्ध हो जाएगा। यही आर्थिक मजबूती शिवानी कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान को देना ही नहीं चाहता है और यही तो वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। शिवानी, डीके सर, एक बहुत अच्छा से मैं कोट कहीं पे पढ़ रही थी कि अमेरिकाज वॉर इज एवरीवन्स प्रॉब्लम, और ये होता हुआ दिख भी रहा है कि अब वो फंस गया है युद्ध में, तो देखिए उसने सबको फंसा के रखा हुआ है और यही कहीं ना कहीं उनका जो बिजनेस माइंडसेट है वो चाह भी रहा था और वही होता हुआ दिख भी रहा है। अमेरिका की जो दादागिरी है एक तो एक तरीके से खत्म हो रही है, उसको लेकर भी उसके अंदर खींच मची हुई है और अब वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं सारे देशों को लगभग। दैट इज वाई देखिए वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनके पास फ्यूल है, एनर्जी है, खाना है, सब कुछ है, एंड मैक्सिमम थिंग्स दे वर इंपोर्टिंग। अगर उनके लिए इंपोर्ट में कोई बाधा हो जाती है उनको उतना असर नहीं पड़ेगा जितना हमें पड़ेगा। वेस्ट एशिया का बुरा हाल होगा, ईस्ट एशिया का बुरा हाल होगा, क्योंकि वी आर ऑल डिपेंडेंट। जबकि उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा करके अपना फ्यूल और अपना सारे इंतजाम पक्के कर रखे हैं और तभी they are taking chances here and want to regain their supremacy. अब वो ऑफ रैंप हो नहीं रहा उनसे, वो निकल पा नहीं रहे। उन्होंने अपनी शर्तें भेजी थी, ईरान की अपनी शर्तें थी, उसके अंदर 21 घंटे में सब सत्यानाश हो गया। पहले इनको ऐसा लगा था रोबिंदर सर कि पहले इनको लगा था कि हम निकल जाएंगे इस युद्ध से, ईरान को मार के हम अपना काम खत्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ इनको दिख नहीं रहा। अब अरब नेशंस का प्रेशर इनके ऊपर है क्योंकि इन्होंने वहां का भी पूरा व्यापार ठप कर दिया है। पूरा जितने भी दुनिया भर के देश है वो सब उनसे कह रहे हैं भैया जल्दी निकलो इस युद्ध से, नेटो आपके साथ आ नहीं रहा। अमेरिका इस वक्त आपको लग रहा है अलग थलग पड़ता हुआ दिखेगा। रोबिंदर सर मैं आपके पास आऊंगी, इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर भी आ रही है। देखिए एक बार ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जहां पर हॉर्मुज में हलचल तेज हो चुकी है और लेबनान में आंधी भी आई हुई है। वार्ता खत्म होते ही नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
इजराइल की एक लाइन बिल्कुल साफ है, जब तक हिजबुल्लाह कमजोर नहीं होता तब तक कोई स्थायी शांति संभव नहीं। यानी इजराइल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पहले हासिल करना चाहता है और डिप्लोमेसी बाद में। अब सवाल यह है कि सीज फायर इतना मुश्किल क्यों है? इसके पीछे 4 वजह है। इसमें कई दावेदार हैं। सिर्फ 2 देश नहीं, कई देश और संगठन शामिल हैं। हर कोई सीज फायर को अलग तरह से देख रहा है। कोई भी पहले रुकने को तैयार नहीं है। जब तक हमले जारी हैं, बातचीत कमजोर रहेगी। अब वापस पाकिस्तान की बात। उसकी कोशिश है कि वो एक ब्रिज बने, लेकिन कई मोर्चों पर वो भरोसे के लायक ही नहीं है। इजराइल उसे स्वीकार ही नहीं करता। उसका प्रभाव सीमित है और ग्राउंड पर उसका कोई कंट्रोल भी नहीं। इसीलिए पाकिस्तान की मध्यस्थता अभी तक असर नहीं दिखा पा रही। अब आगे क्या होगा? इसकी 3 संभावनाएं दिखती है। सीमित सीज फायर, मतलब ये कि कुछ समय के लिए तनाव कम हो सकता है। जंग भी और बात भी, मतलब हमले जारी रहेंगे और बातचीत साथ साथ चलेगी। जंग और भड़केगी, मतलब अगर ईरान कूदता है तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। अब तस्वीर साफ है, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत से भी लड़ी जा रही है, लेकिन दोनों देशों की दिशा अलग है। तो सवाल यही है, क्या डिप्लोमेसी जंग को रोक पाएगी या जंग इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब उसे रोकना बहुत मुश्किल है? क्या ये जंग अब कंट्रोल से बाहर जा रही है? क्या इस जंग को अभी भी रोका जा सकता है? अब इस पूरे संघर्ष में एक और फैक्टर तेजी से उभर रहा है, काबू में जंग। यानी क्या इस जंग को सीमा के अंदर रखा जा सकता है? अभी तक इजराइल ने टारगेटेड स्ट्राइक की है, हिजबुल्लाह ने सीमित जवाब दिया, लेकिन खतरा कहां है? अगर एक बड़ा मिसाइल हमला होता है या किसी बड़े शहर को निशाना बनाया जाता है तो जवाब भी उतना बड़ा होगा और यहीं से जंग का लेवल बदल सकता है। इस तरह के संघर्ष में सबसे बड़ा खतरा होता है चेन रिएक्शन। एक हमला, फिर जवाब और फिर उससे बड़ा जवाब, और धीरे धीरे पूरा इलाका जंग में खींचता चला जाता है। अब एक और जरूरी सवाल, क्या सिर्फ सैन्य ताकत इस समस्या का हल है? इजराइल ने सैकड़ों टारगेट हिट किए, नेटवर्क कमजोर किया, लेकिन क्या इससे हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इतिहास कहता है कि ऐसे संगठन सिर्फ हमलों से खत्म नहीं होते, और यही वो जगह है जहां डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन डिप्लोमेसी कब काम करती है? जब दोनों पक्ष रुकने को तैयार हों, और अभी तो कोई भी पक्ष पहले रुकने को तैयार नहीं। तो अब हालात ऐसे हैं कि जंग जारी है, बातचीत भी जारी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, और यही इस संघर्ष को सबसे ज्यादा खतरनाक बना रहा है। 24 घंटे में 200 ठिकाने, नेतन्याहू का सबसे खौफनाक प्लान और लेबनान के नक्शे को बदलने की तैयारी। क्या हिजबुल्लाह टूट जाएगा या और खतरनाक हो जाएगा? क्या ईरान अमेरिका का सीज फायर टूटने वाला है? यही बड़ा सवाल है। तो सवाल देखिए, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल यहां पर हैं। लगातार इसी को लेकर हम चर्चा करें। डीके शर्मा जी हमारे साथ हैं, दीपक वोरा जी अभी हमारे साथ फिलहाल नहीं है, लेकिन शरद कोहली जी और रुबिंदर सचदेवा जी। रुबिंदर सचदेवा जी, मैं आप ही के पास यहां पर आ रही थी। क्या ऐसा है कि अच्छा, पहले तो चीन को लेकर भी बातचीत थोड़ी बहुत कर लेते हैं, क्योंकि चीन का भी जो व्यापार है पूरी तरीके से ठप हो रहा है। आज अमेरिका ने बकायदा ये घेरेबंदी शुरू करने से पहले चीन को धमकी भी दी है। तो आपको क्या लग रहा है कि चीन पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, या उसको उकसाने की कोशिश भी अमेरिका की यहां पर है ईरान के जरिए? वो देखना पड़ेगा क्या होगा। चाइना के साथ एक चीज जो हो रही है, अव्वल तो खैर चाइना यस करीब 90% ईरान का तेल ले रहा है। ईरान इस समय करीब 1.8 मिलियन बैरल्स अ डे या 2 मिलियन बैरल्स अ डे एक्सपोर्ट कर रहा है। $100 पे माने अगर कैलकुलेशन के लिए मोटी मोटी, तो $2 बिलियन अ डे ईरान तेल से कमा रहा है। वो उसको बंद करना चाहता है ट्रंप। वो अलग छोड़िए, चाइना के साथ एक और इशू हो गया है। ट्रंप ने, अमेरिका ने कहा है कि कोई भी देश अगर ईरान को इस समय वेपन सप्लाई करेगा
उस देश के ऊपर 50% टैरिफ लग जाएगा। वन सेकेंड, अभी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की कि चाइना शायद कुछ एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को सप्लाई करने जा रहा है। अभी से पहले चाइना ने सप्लाई करे हैं सॉलिड फ्यूल फॉर द रॉकेट्स एंड ऑल, पर कोई वेपन सिस्टम नहीं करा पूरा। तो अब शायद एक एयर डिफेंस सिस्टम वो देने जा रहा है ईरान को। क्वेश्चन इज कि अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम देगा तो क्या ट्रंप सरकार 50% टैरिफ लगाएगी चाइना पे? दैट इज वन। अभी तेल की बात छोड़िए। एंड सेकेंडली, ट्रंप को अगले महीने जाना है चाइना फॉर अ ट्रेड डील। बड़े लंबे समय से इनकी ट्रेड डील पेंडिंग है जो ट्रंप को चाहिए भी। तो क्या जाने से पहले ये 50% टैरिफ और लगा देगा चाइना पे, फिर जाएगा? आई मीन दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन टू सी। उसके अलावा यस, अगर तेल का जो मामला है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल आ रहा है, उसमें अगर कोई शिप है, ओके, और अगर वो चाइनीज फ्लैग की शिप है, टेक्निकली जो शिप होती है वो आई थिंक यस वो टेरिटरी उस देश की मानी जाती है, राइट? तो क्या अमेरिकन सोल्जर्स या कोस्ट गार्ड, एक्चुअली अमेरिका सोच रहा है कोस्ट गार्ड को डिप्लॉय करने का एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ, क्योंकि कोस्ट गार्ड जो होता है टेक्निकली लीगली दे आर अलाउड टू इंटरवीन इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो इस केस में अमेरिकन कोस्ट गार्ड भी होगा कि अमेरिकन कोस्ट गार्ड के बंदे उस चाइनीज शिप पे चढ़ के लेकिन या रोबिंदर सर, लेकिन आप यहाँ पर जो ये अमेरिका कदम उठाने वाला है, जिस तरीके से उसकी तरफ से धमकाया जा रहा है, ये ग्लोबल मैरीटाइम लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के खिलाफ नहीं माना जाएगा सीधे तौर पर अगर इस तरीके की ब्लॉकेज वो करता है? क्योंकि वी नो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो इंटरनेशनल समुद्री मार्ग है, वहां पर तो इस तरीके के लॉ को आप नहीं तोड़ सकते ना, वो तो अमेरिका भी नहीं कर सकता। दो चीजें हैं। एक, इसमें ये जो मॉडल ये लोग सोच रहे हैं ना, ये वेनेजुएला का मॉडल सोच रहे हैं। आपको ध्यान हो, वेनेजुएला को इन्होंने ब्लॉकेट कर रखा था, वेनेजुएला का तेल नहीं जाने दे रहे थे, राइट जी। तो ये उस मॉडल पे सोच रहे हैं। परंतु प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तेल, वेनेजुएला एक ही कंट्री था, उससे जो भी कार्गो लेके आ रहा था आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, उसको ट्रैक कर रहे थे। 1000 मील दूर जाकर के रशियन फ्लैग वाले को इन्होंने पकड़ जब्त कर लिया था। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो शिप्स आ रही हैं वो केवल ईरानियन थोड़ी निकल के आ रही हैं, या जो ईरानियन पोर्ट से थोड़ी आ रही है केवल। जैसे शरद जी कैप्टन साहब बता रहे हैं, यहाँ पर तो कुवैत से भी आ रहा है माल, एमिरेट से भी आ रहा है, इराक से भी आ रहा है, शिप्स हैं, तेल है, कंटेनर्स हैं, हजार चीजें। तो इनको एक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जी बिल्कुल, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक बड़ी खबर भी देखिए इस बीच आ रही, जहां पर ईरान से तकरार के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक नया पोस्ट अब वायरल हो चुका है। ट्रंप ने खुद को जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखाया है। जीसस क्राइस्ट के रूप में ट्रंप ने अपनी फोटो यहां पर शेयर की है। देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये तो हमने पिछले दिनों देखा भी है। और अब उन्होंने खुद को जीसस क्राइस्ट यानी कि भगवान ही एक तरीके से घोषित कर दिया है। लेकिन भगवान का काम होता है शांति फैलाना, और ऐसा करते वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हर एक तस्वीर, हर एक संदेश युद्ध के मुहाने पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। डीके शर्मा जी, तस्वीर आप देख ही रहे होंगे। और रोविंदर सचदेवा जी ने कहा कि कोस्ट गार्ड का देखिए इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। मैं आपसे सवाल यहां पर लूंगी, क्योंकि आपने कहा था कि 33 किलोमीटर एरिया बहुत बड़ा होता है, सिर्फ 2 वॉरशिप्स वहां पर काम नहीं कर सकते। लेकिन ये तस्वीर फिलहाल इसको डिस्क्राइब करना बेहद जरूरी है मोनिका। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जब से तकरार शुरू हुई है ना, ट्रंप बहुत ही वल्नरेबल नजर आ रहे हैं। उनके बयान अलग अलग बदल रहे हैं। 28 फरवरी से हमने देखा है कि एक के बाद एक अलग अलग तस्वीरें उनकी तरफ से जारी की गई है। और अब देखिए, अपने आप को भगवान वो कह रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की ये बाकायदा फोटो उन्होंने पोस्ट की है। और संकेत जरूर कहीं ना कहीं ट्रंप देने वाले कि मैं तो भगवान बन गया हूँ। हाँ, दैट कैन बी ऑल्सो टेकन।